न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे न्यूज रूम लाइव की, जहां पर आपको देश भर की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबर की। आपको बता दें दिल्ली की सियासत के बारे में ये चर्चा होगी और विधानसभा का बिगुल जो है वो जल्द ही बजेगा। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो शंखनाद जो है वो बज गया है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पहली रैली करने जा रहे हैं और अगली रैली 5 जनवरी को होगी। और इसी में सियासी तकरार के साथ साथ अब सियासी इंतजाम किस तरीके से लोगों को रुझाने के लिए किए गए हैं वो भी इन रैलियों में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे, बात बिहार की भी होगी क्योंकि बिहार में लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरीके से पटना में अलग अलग जगहों पर लोग जो है वो सड़कों पर उतरे हैं और मांग एक ही है क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में धांधली हुई है और ये कथित तौर पर आरोप लगे हैं। लेकिन अभी फिलहाल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और पहले क्या कुछ हुआ वो आपको बताएंगे, जहां पर वाटर कैनन के जरिए या फिर लाठीचार्ज भी इन अभ्यर्थियों पर हुआ था, हमने आपको दिखाया था। लेकिन फिलहाल आज की क्या कुछ अपडेट है उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। तो बिल्कुल इसके बाद बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां पर संबल को लेकर चर्चा होगी। और आपको बता दें आज फ्राइडे है यानी कि जुम्मे की नमाज जो है वो पढ़ी जानी है और इसको लेकर संबल में पुलिस बल जो है वो तैनात है और यहाँ पर अलर्ट जो है वो जारी रखा हुआ है। आपको बता दें फिलहाल जुम्मे की नमाज को लेकर बात की जाए तो सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी नमाज के वक्त रखी जाएगी क्योंकि वहां पर किसी तरीके की हिंसा ना हो, विवाद ना हो, इसको लेकर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। आगे बढ़ जाएंगे जहां पर कि चंदन गुप्ता हत्याकांड को लेकर बात करेंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि देश की सबसे बड़ी एजेंसी है लगातार इस मामले पर कार्रवाई कर रही थी, लगातार इस मामले का संज्ञान एनआईए ने लिया था और अब इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। 28 लोगों को गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि 26 जनवरी 2018 को चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी। अब इस हत्याकांड में बड़े खुलासे सामने आए हैं, 28 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ जारी है, क्या कुछ सामने आया है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव से। बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार मौसम को लेकर भी बात होगी, जहाँ पर देश भर में जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक अगर बात की जाए तो घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है और यहाँ पर शीतलहर और कोल्ड वेव जो है पूरे देश में देखने को मिल रही है। जहाँ पर कई राज्यों में बात करेंगे कि कहाँ पर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है मौसम के हवाले से, कहाँ पे बर्फबारी की संभावना है और कहाँ पर कोहरा जो है वो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। तो इन तमाम खबरों पर चर्चा होगी न्यूज रूम लाइव में अगले 1 घंटे तक। तो फिलहाल ये 5 बड़ी खबरें जिसमें हम अगले 1 घंटे तक चर्चा करेंगे। सबसे पहले विधानसभा चुनावों को लेकर बात होगी, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और आज भारतीय जनता पार्टी भी अपना डंका जो है बजाने जा रही है। जहां पर पीएम मोदी की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से रैली जो है वो की जाने वाली है। तो बिल्कुल आपको बता दें पीएम मोदी दिल्ली में चुनाव प्रचार का बिगुल फूकेंगे और इलेक्शन के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 रैलियां दिल्ली में करने वाले हैं। आज और 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियां दिल्ली में देखने को मिलेंगी और चुनाव प्रचार ने अब रफ्तार पकड़ ली है, जहां पर कुछ ही दिनों बाद अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे। 70 सीटों पर ये विधानसभा चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार काम कर रही है, कमर कस ली गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये बीड़ा उठाया है दिल्ली विधानसभा चुनाव का, जहां पर चुनाव प्रचार में अब और तेजी आ चुकी है। आपको बता दें कि पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में सभी राजनीतिक दल जो है वो उतर चुके हैं और 2 नए विश्वविद्यालय परिसर में आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज और 5 जनवरी को दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर पीएम मोदी को लेकर अगर बात की जाए तो आज एक रैली है यानी 3 जनवरी को और दूसरी रैली 5 जनवरी को है। तो पूरे तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी भी तैयार है इन विधानसभा चुनावों के लिए, जहां पर पहली रैली खुद पीएम मोदी करेंगे और कई बड़ी सौगातें दिल्ली को जो है वो देने जा रहे हैं पीएम मोदी। चुनाव से पहले दिल्ली में आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी सौगातें दी जा रही है, जहां यूनिवर्सिटी के 3 नई परियोजनाओं को रखा जाएगा। बिल्कुल चुनाव से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी को 600 करोड़ रुपए की ये जो बड़ी सौगात है वो मिलने जा रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला जो है पीएम मोदी रखेंगे। बिल्कुल इन परियोजनाओं में पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार में एक शैक्षणिक ब्लॉक भी समर्पित जो है वो बच्चों को किया जाएगा।
तो यहाँ पर ये बड़ी सौगातें जो है मिलनी है, जहाँ द्वारका में पश्चिमी परिसर में एक और शैक्षणिक ब्लॉक जो है वो दिया जाएगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि नफसगढ़ में, रोशनपुरा में और एक अत्याधुनिक जो परिसर है वो भी बच्चों को मिलेगा। सूरजमल विहार में लगभग 15.25 करोड़ की लागत से जो है ये सौगात दी जाएगी और यहाँ पर पूर्वी परिसर की अगर बात की जाए तो 373 करोड़ की पूरी लागत है और कई ऐसी परियोजनाएं जो है वो लाई जा रही हैं, जहाँ पर क्लासरूम, ट्यूटोरियल रूम और साथ ही साथ कंप्यूटर लैब्स भी बनाए जाएंगे। और यहाँ पर ये बड़ी सौगातें पीएम मोदी देने वाले हैं, जहाँ 2 कैफेटेरिया और 2 कॉमन रूम भी शामिल होंगे। तो आपको बता दें पूर्वी परिसर को 373 करोड़ रुपए की लागत से विकसित जो है वो किया जाएगा और यहाँ पर नजफगढ़ के रोशनपुरा में एक अत्याधुनिक वीर सावरकर कॉलेज का भवन भी शामिल है। बिल्कुल, द्वारका सेक्टर 22 में पश्चिम परिसर के पहले चरण में 107 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक अकेडमिक भवन का निर्माण भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें इस परिसर में 19,434.28 वर्ग मीटर के क्षेत्र में करीबन 42 क्लासरूम जो है वो बनाए जाएंगे, जिसमें 2 मूड कोर्ट और डिजिटल लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंसिंग रूम, फैकल्टी रूम, कैफेटेरिया और सेमिनार हॉल जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बिल्कुल, नफसगढ़ में वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज का निर्माण होगा। 140 करोड़ रुपए की लागत से इस पूरे कॉलेज का निर्माण जो है वो यहाँ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें इसमें 18,816.5 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 24 क्लासरूम, 8 ट्यूटोरियल रूम, 1 कैंटीन, 40 फैकल्टी रूम, डिपार्टमेंट लाइब्रेरी और कॉन्फ्रेंस रूम जैसी सुविधाएं इस सौगात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपलब्ध करवाएंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जहां पर कि आज यानी 3 जनवरी और 2 दिन बाद यानी 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 अलग-अलग जगहों पर 2 चुनावी रैलियां विधानसभा चुनाव के चलते होंगी, जहां पर कि बड़ा तोहफा, ये नए साल का नया तोहफा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दिल्ली के जो निवासी हैं उनके लिए लेकर आए हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अब ये देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सभी वोट जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार काम किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर खुद ले ली है। केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं सीधा दिल्ली से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। केशव, बताइएगा, आज 3 जनवरी है, आज और 5 जनवरी को 2 अलग-अलग जगहों पर 2 चुनावी रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में होने वाली है। पूरे विस्तार से जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ शेड्यूल है, क्या कुछ प्लान है इन दोनों रैलियों को लेकर? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आज एक बड़ी जनसभा जो है वो करने जा रहे हैं और इसके बावजूद दिल्ली को तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जिनसे दिल्ली की जनता को फायदा होगा। दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े आयाम स्थापित होंगे और जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री घोषणा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने के माध्यम से आज जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसको तकरीबन 500 करोड़ रुपए जो है उसका सहयोग प्रदान होगा। कई परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। नजफगढ़ में एक वीर सावरकर के नाम से कॉलेज बनाया जाएगा जो मील का पत्थर साबित होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री की तरफ से तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते करेंगे और जब तमाम कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर होगा। और प्रधानमंत्री की पहली रैली भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बजाने जैसा होगा। क्या तैयारियां होंगी, स्ट्रेटेजी होगी, उस पर तस्वीर साफ होगी। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री की रैली कई मायनों में अहम है कि प्रधानमंत्री आज एक जनसभा को संबोधित करेंगे। संभावना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर बात की जाए तो पीएम मोदी रैली करने जा रहे हैं, कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी एक के बाद एक कई योजनाएं लाई जा रही है। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के कई ऐसे नेता है जो शराब घोटाले के मामले में इस बार हाईलाइटेड रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी एज ए मास्टर स्ट्रोक जो है वो खेलेगी इस बार विधानसभा चुनाव? इस बार दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी एक बड़े विपक्ष के तौर पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा का नेतृत्व कैसा होगा, भाजपा किन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को घेरेगी, क्योंकि हमने देखा है कि शुरुआत के तकरीबन 2 सालों तक आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले का सामना किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत
तमाम लोग जेल गए, इसका कितना राजनीतिक असर होगा, राजनीतिक फायदा किस पार्टी को होगा, इन तमाम चीजों पर निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की रैली में आज आम आदमी पार्टी पर कैसे निशाना साधा जाएगा, क्योंकि सत्ता में बैठी हुई आम आदमी पार्टी पर सवाल भाजपा जरूर करेगी, लेकिन क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री दिल्ली की जनता के बीच आएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक सप्ताह से इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के कोने कोने से कार्यकर्ता आज प्रधानमंत्री को सुनने वहां पहुंच रहे हैं। अब इसका कितना असर होगा, कितना राजनीतिक फायदा आम आदमी पार्टी को होगा, इस पर सबकी नजरें बनी हुई। बिल्कुल केशव, जहां पर हमने देखा कि पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी जो है वो अपने संयोजक अरविंद केजरीवाल को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स यानी कि गोट करार देते हैं। उस हवाले से बताइएगा ये पोस्टर वॉर जहां पर आरोप लग रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ विपक्ष प्रत्यारोप लगा रही है। देखिए शिवबन, बिल्कुल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली में 3 बार से दिल्ली की सत्ता में रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुर्सी छोड़ी, उसके बाद कहा कि दिल्ली में मैं दोबारा तभी दिल्ली की कुर्सी पर बैठूंगा जब दिल्ली की जनता हमें चुनकर भेजेगी। क्या एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कुर्सी पर विराजेंगे, और क्या चौथी बार दिल्ली के लोग उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। यहाँ पर लेकिन एक इस बार छोटा सा जिन जवाब परियोजनाओं दीजिएगा कि जिस तरीके से हमने बाकी राज्यों की अगर बात की जाए, तो जब चुनाव हुए, यहाँ लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तब भी बात, और विधानसभा बाकी राज्यों की भी बात की जाए, तो जनता कहती कुछ और है और जब परिणाम आते हैं तो वो कुछ और आते हैं। तो क्या लगता है दिल्ली की सियासत में भी इस बार जनता इस तरीके से खेलेगी? देखिए, दिल्ली की राजनीति के जो मापदंड हैं वो बहुत अलग हैं। लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी 0 पर होती है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में सारी सीटें जाती हैं, लेकिन जब बात विधानसभा की होती है तो लोग अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताते हैं। और हमने ये 3 बार देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खानी पड़ी है। वर्तमान में जो सरकार चल रही है उसमें 70 में से 62 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, 8 विधायक इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्या ये ग्राफ बढ़ेगा? क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा या आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी? इस पर सबकी निगाहें टिकी है और बहुत जल्द तस्वीर साफ हो। ठीक है केशव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। केशव मोहन मिश्रा यहाँ पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहां पर कि अब चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है और आज और 5 जनवरी यानी कि 3 और 5 जनवरी को 2 अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियां होंगी, जिसमें कि ये संभावना है कि हजारों की संख्या में दिल्ली वासी वहां पहुंचेंगे। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, सभी तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं, क्योंकि बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दिल्ली वासियों के लिए लेकर आ रहे हैं। विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण वहां पर किया जा रहा है, जिसकी की आधारशिला पीएम मोदी रखने वाले। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, बात अब बिहार की होगी, जहां पर कि बीपीएससी छात्र लगातार पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन जारी है। बता दें कि प्रशांत किशोर के बाद अब पप्पू यादव भी इन अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर आए हैं। रेलवे ट्रैक पर ये अभ्यर्थी उतरे, ट्रेन रोकने की कोशिश भी की गई है। पप्पू यादव ने चक्का जाम करने का ऐलान किया, जिसके बाद कि ये अभ्यर्थी उनके समर्थन में आए और लगातार अब पटना में बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। तो बिल्कुल यहाँ पर बीपीएससी के छात्रों की अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से परीक्षाओं को लेकर रद्द करने की मांग की जा रही थी, उसी में ये देखने को मिला कि कई सियासी जो दौर है वो भी आया और यहाँ पर कई नेताओं ने अपनी सियासत भी, अपनी राजनीति जो है वो भी खेली, जिसमें यहाँ पर साफ तौर पर सरकार पर हमला किया गया। प्रशांत किशोर आपको बता दें कि आमरण अनशन पर है और लगातार अब पप्पू यादव भी इन बीपीएससी के छात्रों के समर्थन में आ गए हैं। तो फिलहाल पटना की बात की जाए, पूरे बिहार बंद था, पटना में विरोध प्रदर्शन देखा गया और यहाँ से छात्र जो है वो टस से बस नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर उनके द्वारा धरना किया गया है, तो लगातार ये समर्थन में एक के बाद एक अब लोग उतर रहे हैं, एक के बाद एक सियासी नेता भी उतर रहे हैं। सरकार का घेराव भी किया जा रहा है और बच्चे अपनी मांगों को लेकर लगातार टिके हुए हैं। आपको बता दें आज बिहार में पूरे तरीके से चक्का जाम भी है। तो यहाँ पर बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन जो है वो जारी है। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा विवाद में परीक्षार्थियों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। बता दें पेपर लीक होने की अफवाह बापू सेंटर से उड़ी थी, जिसके बाद कि ये प्रदर्शन देखने को मिला। परीक्षाओं को बता दें कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को पेपर लीक करने की जो सूचना है वो मिली थी। सेंटर में कुछ पेपर कम पड़ गए थे, दूसरे केंद्र से मंगवाने पड़े थे और ये पूरा मामला आप देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन में तब्दील हुआ। इसी के चलते कुछ परीक्षार्थियों ने पेपर लीक की अफवाह फैला दी और परीक्षा का बहिष्कार करते हुए
हंगामा जो है वो इन परीक्षार्थियों द्वारा हुआ। हंगामे के चलते बापू सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई और यहां पर फिर मांग उठी कि पूरी पीटी परीक्षा रद्द कर दी जाए। वहीं पर आपको बताते चले कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज भी कुछ पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा किया गया। जनसुजा पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का छात्रों के समर्थन में आमरण अनशन जो है वो भी देखा जा रहा है। बिल्कुल, उसी के साथ साथ कुछ अन्य विपक्षी पार्टियां भी जो हैं इन परीक्षार्थियों के समर्थन में उतरी हैं। पप्पू यादव के समर्थकों ने भी प्रदर्शन किया है, रेलवे ट्रैक पर उतरकर ट्रेन रोकने की कोशिश भी की है। बता दें कि यहाँ पर लगातार छात्रों को समर्थन मिल रहा है। पप्पू यादव हो या फिर अन्य कोई और राजनीतिक दल के बड़े नेता हो, बड़े चेहरे हो, उनके द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो इनके साथ किया जा रहा है और आमरण अनशन पर कुछ लोग बैठ चुके हैं। हमारे साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं सीधा बिहार से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अमित, बताइएगा, लगातार परीक्षार्थी सड़कों पर है, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आज की क्या कुछ तस्वीरें हैं, ताजा अपडेट दीजिएगा। जी देखिए, बीते महीने 13 दिसंबर को बीपीएससी द्वारा 17वीं पीटी परीक्षा का मामला पूर्ण रूप से राजनीतिक रूप ले चुका है। इससे पूर्व जो है राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव के सुपुत्र और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तमाम परीक्षार्थियों को भरोसा दिलाया कि उनके साथ न्याय होगा। धरना स्थल पर वो पहुंचे, परीक्षार्थियों से उनकी वार्तालाप हुई, बात हुई, जिसके बाद परीक्षार्थियों का एक दल जो है वो बिहार के मुख्य सचिव से उनकी मुलाकात हुई। लेकिन अंततः अब जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला है तो 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद एक और जहां प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे मोर्चा संभाल लिया है और आमरण अनशन की बात वो कर रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इस दौरान उनके साथ काफी परीक्षार्थी भी धरना स्थल पर मौजूद है, अनशन पर मौजूद है। वहीं दूसरी ओर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पूर्णिया से जीत कर आते हैं, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, उन्होंने भी अभ्यर्थियों के हित में अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर पटना में रेल चक्का जाम, साथ में स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, तो स्थिति अमित किस तरीके से बिहार में बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक समर्थन जो है इन छात्रों को मिल रहा है और दूसरी तरफ अगर प्रशांत किशोर की भी बात की जाए तो कई मुद्दों को लेकर उन्होंने पहले भी बात उठाई है और इसमें अब ये आमरण अनशन में शामिल होना उनके लिए किस एंगल से सामने आता है? निश्चित तौर पर देखिए, प्रशांत किशोर मुद्दा आधारित राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बिहार में इसी साल अंत में जो है बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, तो हर राजनीतिक दल हो या फिर जो भी राजनीतिक चेहरा है वो रोटी सेकने में कहीं पीछे नहीं रह रहे हैं। माले हो या फिर जो कांग्रेस की ओर से आज शाम में परीक्षार्थियों के को लेकर जो है कुछ कार्यक्रम रखा गया है, तो तमाम राजनीतिक दल जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए पूर्ण रूप से परीक्षार्थियों का जो ये मामला 13 दिसंबर को पूरे बिहार में, पूरे राज्य में बीपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई थी, तो अब ये मामला पूर्ण रूप से राजनीतिक रूप ले चुका है। और बीते रविवार को जिस तरह से लाठीचार्ज की घटना हुई, तो इसको लेकर प्रशांत किशोर समेत तमाम जो विपक्षी दल है वो काफी आक्रोशित है और इस लाठीचार्ज को पूर्ण रूप से अनैतिक और जिम्मेवारहीनता को दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन तो आने वाले कुछ लोग इनके समर्थन पे उतर रहे हैं। ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो राजनीतिक मोड़ ले चुका है, लेकिन इन अभ्यर्थियों का क्या, क्योंकि साफ तौर से कुछ धांधली के आरोप लगे हैं। वहीं पर यह भी बताइएगा कि क्या कुछ अधिकारी इनसे बातचीत करने की कोशिश उनके द्वारा की गई, क्या इन्हें आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द परीक्षाएं फिर से होंगी या फिर जांच के आदेश कुछ दिए गए हैं, उस हवाले से बताइएगा। देखिए, परीक्षार्थियों का दल एक बार परीक्षार्थियों के दल की मुलाकात बिहार के मुख्य सचिव से हुई है, अमृतलाल मीणा है, बिहार के मुख्य सचिव हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई, लेकिन जो वार्ता है वो पूर्ण रूप से निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा, जिसके बाद तमाम परीक्षार्थी हो या फिर जो विपक्ष के नेता हो या फिर सामाजिक चेहरा हो तो काफी आक्रोशित हो। जिस तरह से रविवार को लाठीचार्ज की घटना हुई, खासतौर पर लड़कियों को पूरी तरह से पीटा गया, छात्रों को, बीपीएससी के छात्र छात्राएं हैं उनको पूरी तरह से बुरी तरह से लहूलुहान किया गया, तो आक्रोश पर है। यहाँ सवाल ये भी है कि यूपी में पहले भी इस तरीके से परीक्षाओं में धांधली और साथ ही साथ पेपर लीक के मामले सामने आए हैं और यहाँ पर बीपीएससी के छात्रों को अगर थोड़ी सी भी भनक लगी और इस पर बवाल हुआ तो ये जाहिर सी बात है अब जो विपक्षी है वो समर्थन में खड़े होंगे, क्योंकि सरकार का घेराव राजनीतिक तौर पर किया जाएगा। बिल्कुल रूपाली, देखिए मामला चूंकि हमने पहले बताया कि पूर्ण रूप से राजनीतिक रूप ले चुका है, लेकिन जो परीक्षार्थियों के मुद्दे हैं वो मुद्दा तो अब क्या कुछ होगा, चूंकि मामला इतना व्यापक रूप ले चुका है, राजनीति से पूरे परिपूर्ण हो चुका है, तो शाम तक कुछ नया देखने को इस मामले में मिल सकता है।
हालांकि देखिए खास बात यह है कि कल यानी 4 तारीख को बीपीएससी के द्वारा जिस परीक्षा बापू परीक्षा केंद्र की जो परीक्षा रद्द कर दी गई थी, मात्र एक परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा केंद्र जिसकी परीक्षा रद्द कर दी गई थी, तो कल यानी 4 तारीख को उस परीक्षा केंद्र पर पुनः परीक्षा होगा। इसको लेकर पटना के जिलाधिकारी या फिर पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से बैठक की और निष्पक्ष परीक्षा किस तरह से संपन्न कराया जाए, इसको लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है और परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अमित कुमार यहाँ पर बिहार के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहां पर कि लगातार इन अभ्यर्थियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्य सचिव जो है बिहार के, वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं, इन बच्चों को आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आश्वासन से पहले इन पर लाठीचार्ज हुआ। वाटर कैनन की वजह से इन पर जो है वो पानी की बौछारें भी देखने को मिली। अब इनमें और ज्यादा गुस्सा उमड़ता नजर आ रहा है और लगातार कुछ राजनीतिक दल के बड़े चेहरे हैं जो कि इनके साथ आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे जहां पर महाकुंभ को लेकर बात होगी। महाकुंभ की अगर बात करेंगे तो इसको लेकर सभी तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी गई हैं और संबल की इससे पहले बात करेंगे, महाकुंभ के हवाले से भी अपडेट करेंगे, लेकिन उससे पहले संबल में जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जामा मस्जिद की बात करेंगे तो उसके आसपास पुलिस बल की तैनाती की गई। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि संबल विवाद के चलते यहाँ पर मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश हुई है और यहाँ पर आपको बता दें कि शाही जामा मस्जिद में मंदिरों होने के सबूत जो है वो मिले हैं इस सर्वे रिपोर्ट में, जिसके बाद आज शुक्रवार को यानी जुम्मे की नमाज पर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। सीसीटीवी कैमरे हो या ड्रोन हो, निगरानी उनसे की जा रही है और यहाँ पर भारी पुलिस बल जो है मस्जिद के बाहर तैनात कर दिया गया है। कुछ दिन पहले ये भी जानकारी आपसे साझा की थी कि मस्जिद के बाहर जो पुलिस जो पोस्ट है वो भी बनाई गई और अभी शाही जामा मस्जिद को लेकर बात की जाए, कोई विवाद ना हो, जुम्मे की नमाज के बाद कोई हिंसा ना देखने को मिले, इसके चलते पहले ही पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर किया है। आपके सामने तस्वीरें हैं जहां पर भारी पुलिस बल तैनात है और जुम्मे की नमाज को लेकर साफ तौर पर प्रशासन अलर्ट पर है। अगर मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर बात की जाए तो पहले भी संबल हिंसा देखने को मिली, हिंसा के बाद लोग हिरासत में लिए गए और यहाँ पर सर्वे के साथ साथ सियासत भी देखने को मिली। तो साफ तौर पर अभी अगर बात की जाए सर्वे के दौरान जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई है कि मस्जिद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मंदिर होने के सबूत मिले हैं, तो उसके बाद कोई विवाद ना हो, कोई हिंसा ना भड़के, लोग ना भड़के, यहाँ पर किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, उसको लेकर अभी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। संबल की सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है तो आपको बताते हैं। सुरक्षा कारणों की वजह से 40 से 45 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट गुपचुप तरीके से सामने आई। रिपोर्ट को सिविल जज आदित्य सिंह की कोर्ट में दाखिल किया गया था। बता दें कि शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर बड़े खुलासे भी यहां पर इस सर्वे रिपोर्ट में पेश किए गए हैं। तो बिल्कुल सबसे बड़ा खुलासा यही है कि मस्जिद में मंदिर होने का सबूत मिला है, जिसको लेकर लगातार विवाद भड़का था, हिंसा जो है वो देखने को मिली थी। सर्वे रिपोर्ट्स जो है वो फिलहाल सामने आई है। रिपोर्ट में करीब 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी सर्वे किया गया है। बता दें कि मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष भी यहाँ पर पाए गए हैं। मस्जिद के अंदर आपको बता दें वट वृक्ष के साथ 1200 के करीब फोटो लिए गए हैं, वीडियोग्राफी भी की गई है। मस्जिद में कुआं है, आधा अंदर है और ये कुआं जो है वो आधा बाहर भी पाया गया है। तो ये तमाम चीजें आपको अपडेट कर रहे हैं जहां पर कि संबल की सर्वे रिपोर्ट जो पेश हुई है उसमें क्या कुछ पाया गया है। बता दें कि बाहर वाले हिस्से को ढक दिया गया है, जबकि जो कुआं है उसका आधा हिस्सा जो है वो बाहर है और आधा अंदर की तरफ है। तो बिल्कुल आपको बता दें 50 से ज्यादा फूल के निशान भी वहां पर मिले हैं। वहीं पर आपको बताते चले कि गुम्मद के हिस्से को प्लेन कर दिया गया है। पुराने कंस्ट्रक्शन के बदलने के भी सबूत मिले हैं और नए कंस्ट्रक्शन के सबूत भी वहां पर मिले हैं। बाहर वाले हिस्से को ढक दिया गया है, जबकि कुआं का आधा हिस्सा जो है वो खुला है और ये सभी सर्वे रिपोर्ट में पेश किया गया है, जिसके कारण साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि मस्जिद में मंदिर होने के सबूत है। तो आपको सीधे गोरखपुर की तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। आप देखिए।
जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरान वो तमाम इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं। जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर बात की जाए तो उसके कुछ तैयारियां जो हैं वो अभी चल रही हैं और उसको लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं तकिया घाट पर सीएम योगी पहुंचे हैं और गोरखपुर का ये उनका अहम दौरा है। और कुछ दिन पहले भी सीएम योगी गोरखपुर आए थे, जहां पर उन्होंने कई बड़ी सौगातें गोरखपुर को दी थी और इस पे कई सारे प्रोजेक्ट्स की अगर बात की जाए तो उनके निर्माण को लेकर, उनके शिलान्यास को लेकर जो है इसमें सौगात गोरखपुर वालों को मिली थी। तो आज फिर तकिया घाट जो है सीएम पहुंचे हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोगों से मुलाकात की जा रही है, कई चीजों की जांच जो है वो की जा रही है, निरीक्षण जो है वो किया जा रहा है। तो साफ तौर पर विकास परियोजनाओं को लेकर ये जायजा जो है वो लिया जा रहा है। जहां यूपी की अगर बात की जाए तो गोरखपुर में कुछ ही दिन पहले सौगात जो है लोगों को मिली थी, एक बजट जो है वहां पर दिया गया था और कई नई परियोजनाओं को लेकर ये सौगात दी गई थी। तो उसका निरीक्षण भी और विकास परियोजनाओं को उसका निरीक्षण भी किया जा रहा है और किस तरीके से यूपी की तस्वीर बदले लगातार योगी सरकार काम कर रही है। तो बता दें कि सीधी तस्वीरें आपको गोरखपुर के तकिया घाट से दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और तमाम चीजों का जायजा ले रहे हैं। ये तकिया घाट की सीधी तस्वीरें जहां पर विकास परियोजनाओं का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लिया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर अन्य परियोजनाओं का किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर होगा, इन तमाम चीजों का जायजा गोरखपुर पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ले रहे हैं। क्योंकि लगातार एक्शन मोड में योगी सरकार नजर आ रहे हैं, चाहे महाकुंभ को लेकर हो या फिर अन्य चीजों को लेकर हो, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात हो, ये तमाम चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर है और यहाँ पर आपको बता दें कि मिनी स्पोर्ट्स स्टेज कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण जो है आज ये करेंगे और साथ ही साथ गोरखनाथ मंदिर से बरगदवा रोड पर स्थित भाटी विहार मोहल्ले में बना ये कॉम्प्लेक्स गोरखपुर में आज इसका शिलान्यास किया जाएगा। तो ये संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 26 नवंबर को हिंसा में गोलीबाज जो था वो गिरफ्तार हुआ है। कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा था ये आरोपी, जिसका नाम की शाहबाज बताया जा रहा है। पुलिस के वाहन पर गोली चलाने का ये आरोपी था, जिसने कि अब सरेंडर कर लिया है। इसका नाम शाहबाज बताया जा रहा है। तो बिल्कुल संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई। इसी में 26 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें गोलीबाज जो था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शहबाज नाम जो है वो बताया जा रहा है और पुलिस की गाड़ी पर इसके द्वारा हमला किया गया था और एक के बाद एक गिरफ्तारियां संभल में देखने को मिली, ताकि हिंसा के चलते जो भी उसमें शामिल था उस पर कार्रवाई की जा सके। हमारे साथ विजेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं संभल से, हमारे संवाददाता। विजेंद्र, बताइएगा इस वक्त अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए, एक तरफ अलर्ट मोड पर है नमाज को लेकर, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां भी एक के बाद एक हो रही है, किस तरीके से जानकारी सामने आ रही है? मैं आपको बता दूं, आज जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज को लेकर संबंध में जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि आपको बता दें प्री लेयर जो फोर्स है वो लगातार 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसके बाद संबंध में फोर्स तैनात है। और मैं आपको बता दूं कल जो है रिपोर्ट पेश किया कोर्ट कमिश्नर जो रमेश सिंह राघव थे और रिपोर्ट के आपने बताया ही जिस तरह से रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं उनको देखते हुए तमाम जो चीजें हैं उनको नजर में रखते हुए प्रशासन पूरी तरह से जहां नमाज होनी है आज शाही जामा मस्जिद पर लगातार वहां से पूरी तरह से अलर्ट है। अधिकारी वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं। ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे से नमाज की निगरानी रखी जा रही है और देख रहे हैं आप किस तरह से जो संबल हिंसा को लेकर कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। जी, लेकिन विजेंद्र, अब जहां पर ये शाहबाज को गिरफ्तार किया गया है, इसकी गिरफ्तारी के बाद ये भी संभावना जताई जा सकती है कि जब इसे पूछताछ होगी और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ लगी है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं गिरफ्तारी की माने तो पुलिस जो संबल प्रशासन है वो अर्धशतक लगा चुका है और ये जो व्यक्ति था ये 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें आरोपी है और फरार चल रहा था। ये कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में था। जैसे ही पुलिस ने पूरा जाल बिछाया और इसको मय तमंचे के गिरफ्तार किया है और इससे पूछताछ भी की जाएगी, क्योंकि और भी खुलासे भी हो सकते हैं, क्योंकि जो चाहे विदेशी कारतूसों का मामला हो, यूके के हो या पाकिस्तान के हो, जिस तरह से कारतूस को खोके मिले, कारतूस मिले, अवैध असले मिले, मैगजीन पुलिस की लूटी गई, तमाम खुलासे इसके द्वारा हो सकते हैं, क्योंकि ये मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। इसके खुलासे के बाद प्रशासन और भी हाई अलर्ट मोड पर रहेगा। हालांकि प्रशासन लगातार संबल हिंसा को लेकर के कोई चूक नहीं कर
रहा है पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है और लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। जी बिल्कुल विजेंद्र, यहाँ पर अब संभल को लेकर बात की जाए तो एक के बाद एक गिरफ्तारी है। पुलिस वाहन पर जो गोलीबाज था उसे पकड़ लिया गया है। सांसद जो है गिरफ्तार, सांसद पे एफआईआर लगाई गई, कई लोग गिरफ्तार हुए। अब यहाँ पर सियासत किस तरीके से सामने आ रही है संभल में, इस वक्त क्या सियासी पारा खेला जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से 24 नवंबर को जो हिंसा आई उसके बाद चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, लगातार राजनीति जो थी वो जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए कि सरकार के इशारे पर सर्वे हुआ, उसके बाद 19 नवंबर को जब सर्वे हुआ 24 नवंबर को फिर कराने की क्या जरूरत थी, चाहे सपा मुखिया अखिलेश यादव हो या कांग्रेस के राहुल गांधी हो। सपा डेलीगेशन फिलहाल अभी पीछे पहुंचा था, जिन्होंने 5-5 लाख रुपए जो लोग जिनकी जान गई थी 5 लोगों के परिवारों को चेक सौंपे गए थे। तो राजनीति की अगर बात करें, जिस तरह से समाजवादी सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, वो लगातार कार्रवाई पर पूरी तरह से आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के इशारे पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार संभल में जो तीर्थ स्थल है उनका खुलासा जो है प्रशासन कर रहा है, चाहे वो प्राचीन शिव मंदिर कार्तिकेय मंदिर का मामला हो चाहे कूपों का मामला हो। अब देखा आपने बताया भी कि जिस तरह से कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में दावा किया गया है, किस तरह से उसमें वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है, जो कूप है मस्जिद के अंदर उसको दबाया गया है, आधा हिस्सा उसका बाहर है, जहां पर अभी हमारी फोर्स तैनात है, लगातार वहां से निगरानी की जा रही है। तो उस कूप की जो पहचान है वो तरह से प्रमाण के रूप में की जा रही है। मंदिरों की जो है, चाहे कल्की मंदिर हो चाहे वो शिव मंदिर हो, पेश की गई है उसमें क्या कुछ बड़े खुलासे इस संभल हिंसा के मामले से बताए गए हैं? वहीं पर जो सर्वे रिपोर्ट पेश हुई है उसमें मंदिर मस्जिद को लेकर किस तरीके से चीजें सामने आई हैं, एक एक कर बताइएगा। जी बिल्कुल, वैसे अगर साक्षात प्रत्यक्ष हम आपको बता दें, जो वीडियो और फोटो हमने भी जेके 24 के माध्यम से दर्शकों को दिखाने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो शाही जामा मस्जिद का दरवाजा है उसके गेट पर कूप होना ये एक हिंदू धार्मिक प्रवृत्ति की एक पहचान है, एक प्रमाण है। बट का पेड़ भी एक बहुत बड़ा हिंदू धर्म का प्रमाण है। बट और पीपल वृक्ष हिंदू धर्म के जो तीर्थ स्थल हो रहे हैं वहां पे भी वहीं होता है। अब आपको अंदर की बात बताएं तो तमाम जो चीजें हैं, चाहे गुम्बद को मरम्मत कराने का मामला हो या मंदिर वहां पर हटा करके मस्जिद बनाने का मामला हो, तो पूरी तरह से अगर कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट का जो दावा है उसको अगर सूत्रों के हवाले से भी माने तो पूरी तरह से ये निश्चित माना जा रहा है कि यहाँ पर हरिहर मंदिर ही था, जैसे पूर्वजों के दावे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों के दावे हैं, जो हिंदू पक्ष के दावे हैं। जिस तरह से आपने देखा जो विष्णु शंकर जैन ने कैला देवी के जो महाराज हैं ऋषिराज, उनके द्वारा जो पक्ष रखा गया था, तो पूरी तरह से अगर दावों की बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर मंदिर माना जा रहा है। हालांकि मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस बात को मानते हैं कि मंदिर रहा होगा यहाँ, लेकिन अब यहाँ पर मस्जिद है, इसको ना हटाया जाए। लेकिन अगर दावों की बात करें, कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट की बात करें, तो निश्चित तौर पर यहाँ मंदिर के जो है सबूत प्रमाण दे रहे हैं। जी ठीक है विजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ पर विजेंद्र सिंह जो है वो यहाँ पर लगातार अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर संभल हिंसा में बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं और एक व्यक्ति जिसका नाम की शाहबाज बताया जा रहा है उसे भी गिरफ्तार किया गया है। थैंक यू। तो बिल्कुल, यूपी में चंदन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कोर्ट में सुनवाई है और एनआईए कोर्ट ने 28 लोगों को दोषी करार दिया है और आज सजा जो है इन 28 लोगों को सुनाई जाएगी। आपको बता दें तिरंगा रैली के दौरान एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया था, जिसके बाद एनआईए जो है लगातार उनकी तरफ से कार्रवाई की जा रही थी और अब 28 लोगों को दोषी जो है इसमें करार दिया गया है और इन पर आज सजा भी सुनाई जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर हाथरस को लेकर सामने आ रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि 26 जनवरी 2018 को इस व्यक्ति की मौत की घटना सामने आई थी, जहां पर चंदन गुप्ता हत्याकांड में अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट ने 28 और लोगों को गिरफ्तार किया है और इन दोषियों को आज सजा जो है वो सुनाई जाएगी। आपको बता दें कि लगभग 6 साल बाद जो है वो ये बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां पर 2018 में ये बड़ी वारदात पेश आई थी, जहां पर चंदन गुप्ता की हत्या की गई थी और इस हत्याकांड के लगभग 6 सालों के बाद 28 लोगों को दोषी करार दिया गया है। और आपको बताते चले कि सुबह ही चंदन गुप्ता अपने भाई विवेक गुप्ता और अन्य साथियों के साथ गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा में जा रहा था और इसी दौरान जुलूस तहसील रोड पर जीजीआईसी के गेट के पास पहुंचा और वहीं पर सलीम, वसीम, नसीम और अन्य लोगों के एक समूह ने उनका रास्ता रोका और इस दौरान इसकी हत्या कर दी गई। तो बिल्कुल यहाँ पर 26 जनवरी 2018 को ये पूरी घटना जो है पेश हुई, लेकिन अब यहाँ पर
सवाल ये भी है कि जिस तरीके से इस व्यक्ति की मौत हुई और उसके बाद जो नाम सामने आए कि सलीम, वसीम, नसीम, ये 3 नाम सामने आए जिस समूह के साथ उन्होंने रास्ता जो है रोका, तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां तो सेकी जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर रिलीजियस तरीके से भी यानी धार्मिक तरीके से भी लोग अपने बयान आगे रखेंगे। पूरी घटना क्या कुछ है आपको बताएंगे। 26 जनवरी के दौरान सुबह कासगंज में कुछ युवा मोटरसाइकिल से तिरंगा यात्रा पर निकले थे। बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरी घटना क्या कुछ हुई है वो बताएंगे। इस दौरान वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लगातार सुनाई जुलूस दिए। जैसे ही यात्रा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र बड्डू नगर पहुंचा, वहां पर कुछ उपद्रवी तत्वों ने बाइक सवारों पर पथराव और फायरिंग कर दी। बिल्कुल बता दें कि देखते ही देख के जो दंगा है वो भड़क उठा और इसी दौरान गोलीबारी भी शुरू हुई, जिसमें कि इस व्यक्ति की मौत हो गई। तो बिल्कुल ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। गोली लगने से चंदन गुप्ता की मौत हो गई और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से अब विवाद खड़ा हुआ। चंदन गुप्ता की मौत के बाद शहर में दंगा फैल गया। जाहिर सी बात है यहाँ पर 3 दिनों का शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। बिल्कुल, आपको बता दें कि 2018 की वारदात जहां पर एसआईटी ने इस मामले में 31 लोगों को आरोपी माना था। सभी 31 आरोपियों के खिलाफ पहला आरोप पत्र दाखिल किया गया और नवंबर 2021 में ये केस एटा कोर्ट में भी पहुंचा था, जहां पर आज इस मामले में 7 साल बाद 28 आरोपी जो है वो दोषी करार दिए गए। बिल्कुल, 2 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हुए हैं और यहाँ पर 28 लोग वसीम जावेद, नसीम जावेद 2 नाम सामने आए हैं और साथ ही साथ कौन कौन है वो नाम आपको बताएंगे। मोहम्मद जाहिद कुरैशी उर्फ जाहिद उर्फ जग्गा, ये भी नाम सामने आया। आसिफ कुरेली उर्फ हिटलर जो है नाम सामने आया है। बताते चले कि असलम कुरैशी, अकरम, तौफीक, ये तमाम वो नाम है जिन्हें की गिरफ्तार किया गया। खिल्लन शवाब अली खान ये नाम सामने आया है। तो आपको बता दें कि राहत, सलमान, मोहसिन, ये वही नाम है जो कि 28 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आसिफ जिमवाला और साकिब का नाम भी जो है वो सामने आया है। तो यहाँ पर बबलू नीशू उर्फ जिशान, वासिफ और इमरान का नाम भी सामने आया है। बिल्कुल, जमशाद, जफर, साकिर, खालिद, परवेज और फैजान। इमरान, साकिर, मोहम्मद, आमिर, रफी, सलीम, मुनाजिर रफी, ये सभी नाम 28 लोगों के सामने आए हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। एनआईए की कार्रवाई हुई और आज इन सभी के खिलाफ जो है वो सजा सुनाई जाएगी। और यहाँ पर आपको बता दें चंदन गुप्ता हत्याकांड में इन 28 लोगों की गिरफ्तारी के बाद सुनवाई और सुनवाई के बाद सजा सुनाई जाएगी। उमेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उमेश से जानकारी लेंगे। उमेश, पूरी जानकारी दीजिएगा। और दूसरी बात, कितना मुश्किल है अब जब ये गिरफ्तारी हुई, सबसे पहले न्याय तो मिला, लेकिन ये जिस तरीके से दंगा भड़काया गया, हिंदू मुस्लिम की बात सामने आती है। देखिए रूपाली, बिल्कुल है। जिस तरह से चंदन गुप्ता की तिरंगा यात्रा के दौरान हत्या की गई थी 2018 में 26 जनवरी को घटना हुई थी और ऐसे में कहीं न कहीं जिस तरह से चंदन गुप्ता के परिवारजनों ने लगातार पैरवी की और कोर्ट से आस लगाए रहे और कहीं न कहीं कोर्ट ने भी, एनआईए कोर्ट ने 7 साल में देखिए किस तरह से सजा 28 लोगों को दोषी करार दिया है रूपाली। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार अब कोर्ट ने, एनआईए कोर्ट ने सजा सुनाई है, दोषी पाया है, तो अब आज कहीं ना कहीं फैसला आ सकता है जिसमें इनको कहीं ना कहीं चाहे उम्र कैद या फांसी की सजा हो सकती है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कोर्ट के तरफ से फैसला आएगा रूपाली। लेकिन इतना जरूर है कि चंदन गुप्ता की हत्याकांड को लेकर जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम में तनाव हो गया था, उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं चंदन गुप्ता के परिवारजनों ने कोर्ट पे विश्वास जताया था और यही वजह है कि आप देखिए कि लगातार कहीं ना कहीं सजा का ऐलान हुआ है और उसके बाद अब आज जब कोर्ट का फैसला आएगा तो सजा में तब्दील हो जाएगा कि इनको फांसी की सजा मिलेगी या उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। आज तो देखने वाली बात होगी। अभी बहरहाल कुछ बता पाना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि 28 लोग इसमें दोषी हुए हैं। 2 लोगों को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया गया है। तो ऐसे में लगातार जो उमेश, हम लगातार देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हिंदू मुस्लिम विवाद सामने आ रहे हैं, चाहे वो हम संबल हिंसा हो या फिर कुछ और कारणों की वजह से 2 जो समुदाय हैं उनके बीच में भिड़ंत हो रही है। कब तक इस तरीके की तस्वीरें आती रहेंगी, क्योंकि 21वीं सदी चल रही है, कई साल हो चुके हैं हमें आजाद हुए, लेकिन फिर भी लोगों की ये मानसिकता कब तक बदल सकती है?
देखिए सिपोन, बिल्कुल कहीं ना कहीं अभी कुछ घटनाओं पे अगर गौर करें तो चाहे बाराइश की बात हो या संभल की बात हो, तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हिंसा भड़की है, हालांकि इसको लेकर सरकार ने पूरी तरह से उस पे स्थिर काबू पाया, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि सरकार की मशीनरी और सरकार एक पूरी तरह से कार्य योजना बना रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं जो आपसी समन्वय बिगड़ा है वो समन्वय ज्यादा ना बिगड़े, लोगों में कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द न बिगड़े। इसको लेकर जो पीस कमेटी की बैठकें हैं वो भी की जाती हैं अधिकारियों द्वारा, और शायद लगता है कि इसमें सबसे बड़ा कारण जो सिपोन है वो राजनीतिक पार्टियों का योगदान होता है। कहीं ना कहीं अपने चंद सियासी फायदों के लिए लोग इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने में उकसाते हैं। तो अब शायद इसको लेकर लोगों के अंदर भी जागरूकता होनी चाहिए, आम जनमानस भी जागरूक हो कि जो पार्टियों के नेता कहते हैं कितनी सच्चाई है, उनके उकसावे में नहीं आना चाहिए, जो लेकर न बिगड़े। ठीक है उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। उमेश मिश्रा यहाँ पर अपडेट कर रहे थे लगातार कि किस तरीके से पूरी हिंसा हुई थी 2018 में 26 जनवरी को, और अब कहीं ना कहीं न्याय मिला है। 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आज या फांसी की सजा होगी या फिर उम्र कैद की सजा होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन किस तरीके से चीजें सामने आएंगी वो भी बताएंगे। झारखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पलामू में बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। सबतरवा में जीपीसी यात्रा बस और ट्रक की आपस में भिड़ंत हुई है और 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें, पलामू जिले के सतबरवा कसीडिया बकोरिया के पास एक यात्री बस जो है वो ट्रक से जा टकराई। ये हादसा पूरा झारखंड में पेश आया है। तस्वीरें आप देखिए कि कितनी भीषण रही होंगी, जहां पर खच्चे जो है वो उड़ गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीषण सड़क हादसा पेश आया जिसमें कई लोगों की मौत भी वाकया हुई। तो बिल्कुल अब भी यहाँ पर आपको गोरखपुर ले चलेंगे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है संबोधित कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रदूषित जल के कारण गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने 1977 से लेकर 2017 तक 50,000 से अधिक मासूम बच्चों को दम तोड़ते हुए देखा है, इंसेफ्लाइटिस के नाम पर, अन्य वेक्टर बॉर्न डिजीज के नाम पर। इन विषाणु जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौत का कारण प्रदूषित जल था, गंदगी थी। हम सब आभारी हैं पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से स्वच्छ भारत मिशन पूरे देश के अंदर लागू हुआ। हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करनी है। इसके लिए भी शहरी क्षेत्र में अमृत मिशन और ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ। हर घर नल के माध्यम से घर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। लेकिन अब जो हमारे पास जल है यह शुद्ध रहे, इसके लिए हमने नदियों पे ध्यान नहीं दिया, तालाब और पोखरों पर ध्यान नहीं दिया। जहां आप देखो, जिस नदी को देखो प्रदूषित है, जिस तालाब को देखो प्रदूषित है। कहीं गांव का पानी उड़ेल दिया गया, कहीं पे शहर का पूरा ड्रेनेज और सीवर को उड़ेल दिया गया। जिन नदियों का जल अमृत तुल्य हुआ करता था वहां से बदबू आने लग गई। लेकिन आज नमामि गंगे परियोजना के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल ने नदी संस्कृति को बचाने के लिए जो पहल प्रारंभ किया था, आज उसका परिणाम है कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक समागम उत्तर प्रदेश की धरती में मां गंगा और यमुना सरस्वती की त्रिवेणी में प्रयागराज की धरती पर 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में होने जा रहा है। गोरखपुर में ऐसे ही हमारी पूरी सभ्यता और संस्कृति किसी न किसी नदी के तट पर बसी है। गोरखपुर
राप्ती नदी और रोहिन नदी के तट पर बसी है। एक बड़ा पूर्वी उत्तर प्रदेश का महानगर आज गोरखपुर बन गया है। जो नदी हमारी सभ्यता और संस्कृति की जननी हो, उसका आधार हो, उसकी सेहत के बारे में पहले प्रयास नहीं हो पाया और उस प्रयास को करने के लिए एनजीटी लगातार नगर निगम गोरखपुर में जुर्माना कर रही थी। इन लोगों ने भी 110 करोड़ रुपए की लागत से एसटीपी लगाने की एक प्लानिंग कर ली थी। मैंने कहा 110 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रहे हो, प्राकृतिक पद्धति अपनाओ। और प्राकृतिक पद्धति अपनाने का परिणाम क्या है? जिस तकिया नाले को पहले हम इधर से कभी गुजरते थे तो बदबू आती थी, आज आपने देखा होगा इसको एक निश्चित ग्रेडियंट इसको दे दिया गया, बोल्डर पिचिंग कर दी गई, उस प्रकार के प्राकृतिक पौधे लगाए गए, अब बदबू नहीं है। याद रखना, जब ये नाला पहले समय जहां पर इससे इस नाले में अन्य सभी नाले मिल रहे हैं जो सिटी के साथ गिर रहे हैं ड्रेनेज के, उसका बीओडी लेवल 342 से लेके 350 तक है। यानी वह कहता है कि यह पानी जिसमें कोई भी, यानी ये इतना खतरनाक है कि जहर से भी बदतर है। वह खेत में सिंचाई के लायक भी नहीं होगा, खेती को जला देगा। लेकिन जब एक निश्चित पद्धति उसमें अपनाई गई, बोल्डर की पिचिंग करके, जगह जगह रोक करके, छान करके, फिर आगे ले जा करके उसको ईंट के झावे से, मोटा बालू से, गिट्टी से, बालू के साथ उसको आगे ले जाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया, तो अंतिम वहां जब यह नदी में गिरने के पहले इसका बॉडी लेवल, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा, इसमें अन्य खतरनाक विषैले जो तत्वों की जानकारी ली गई, तो यह था कि वह अब शुद्ध स्थिति में है, वह नदी में छोड़ा जा सकता है। बॉडी लेवल 15 से 18 के बीच में वह आ गया, यानी 350 से घट करके 15 से 17 के बीच में आने का मतलब अब आप उसकी सिंचाई कर सकते हैं, सब्जी उत्पादन में, फूल उत्पादन में उसका उपयोग कर सकते हो, खेती के लिए खतरनाक नहीं होगा। यही जल जब प्रकृति के अंदर जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर बनेगा, खतरनाक नहीं होगा, नुकसान नहीं करेगा। यह जो पद्धति है प्राकृतिक पद्धति है, और प्राकृतिक पद्धति का मतलब इसका नाम फाइटो रेमिडेशन तकनीक रखा गया। और यह एक प्राकृतिक पद्धति है जिनमें बिना किसी, एक बार में पैसा जो लगना है एक बार लग गया, बार बार नहीं पैसा लगना, बिजली का खर्चा नहीं है, कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं है। अगर आप देखेंगे कि एक एसटीपी को लगाने के लिए सामान्य रूप से एक एमएलडी पर 4 करोड़ खर्च होते हैं, यह 18 एमएलडी का था, तो आप अनुमान कर सकते हैं कितना पैसा इसमें लगता। 72 करोड़ से ऊपर पैसा इसमें कम से कम लगता। हर वर्ष करोड़ों रुपए की बिजली लगती, मेंटेनेंस का खर्चा अलग से था। और जब फाइटो रेमिडेशन पद्धति से कार्रवाई आगे बढ़ी, खर्चा कितना आया? पर एमएलडी 2.5 लाख रुपया। इस पूरे कार्य को करने में कुल पैसा लगा 2 करोड़ 70 लाख रुपया, यानी 72 करोड़ की जगह लगा है कुल 2 करोड़ 70 लाख रुपया। बिजली का करोड़ों का खर्चा बच गया, मेंटेनेंस का खर्चा बच गया। और
इसका परिणाम क्या है? अगर आप देखेंगे कि जो पहले बीओडी लेवल था, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा कि जहां पे यह लेवल पहले जहां यह 350 तक था, 342 से 350 था, वहीं आज यह अंतिम छोर में जब बीओडी लेवल है वो केवल 22 रह गया है। यानी शुद्ध जल, क्लीन वाटर दिखाई दे रहा है। उसका प्रदर्शन यहां पे भी किया गया है। यह एक व्यवस्था है, इसको और भी अच्छे ढंग से हम आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छा मॉडल दे सकते हैं। यह सतत विकास का एक मॉडल है, ये सस्टेनेबल है, ये तात्कालिक नहीं है, एक अस्थाई मॉडल है और इसको हम हर नाले के साथ जोड़ सकते हैं, अच्छे ढंग से इसको जोड़ सकते हैं, इसको और परिष्कृत स्वरूप इसका ला सकते हैं। ये फाइटो रेमिडिएशन की जो ये नई तकनीक ला करके प्राकृतिक पद्धति से करोड़ों रुपए की बचत करके राप्ती नदी की शुद्धिकरण का जो ये प्रयास प्रारंभ हुआ है, यह एक सराहनीय पहल है और मुझे विश्वास है कि सभी ड्रेनेज और सीवर से जुड़े हुए अन्य जितने भी इस प्रकार के नाले हैं, जितने भी इस प्रकार के अन्य ड्रेनेज हैं, उन सबको हम लोग इसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, जिससे एक प्राकृतिक मॉडल के माध्यम से, देसी पद्धति के माध्यम से हम लोगों को आगे बढ़ा करके कम खर्चे में बेहतर परिणाम दे करके प्रकृति को और जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकता जल की शुद्धता को बनाए रखने में हम सफल हो पाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः आप सबको मकर संक्रांति की और महाकुंभ की हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।